देखिए अपन लोगों ने कल प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत होते हैं और प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम होता है। आज अपन ये देखेंगे कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और उसके क्या क्या लक्षण हमको हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई प्रोटीन की कमी जो है तो हम कैसे समझेंगे कि बच्चे के या किसी के शरीर में प्रोटीन की क्या हो गई है, कमी हो गई। तो अवसाद, शारीरिक विकास में कमी, या तो वो एकदम अचेतन सा हो जाता है, सुस्त सा रहता है, उसका शरीर की विकास में विकास नहीं हो पा रहा होता है, दुबला पतला हो जाता है। बढ़ना, बच्चों में कुपोषण, बच्चों का पेट बाहर निकल आता है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, त्वचा में झुर्रियाँ सी पड़ने लगती हैं और बीमार रहने लगता है। जैसे बीमारी दिमाग का कमजोर होना, अनिद्रा, नींद ना आना और वजन का कम हो जाना, ये सब अगर किसी व्यक्ति में आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम समझ सकते हैं उसमें क्या है, प्रोटीन की कमी हो गई। अब प्रोटीन की कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, इन बीमारियों को हमको अच्छे से देखना है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, क्योंकि एक बीमारी है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है क्या, खून की कमी। इसे हम हिंदी में रक्त अल्पता भी कहते हैं या खून की कमी भी कह सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे खून में क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो दो चीज से मिलकर बनी होती है। एक होता है हीम, क्या होता है, हीम, और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है, एक लौह तत्व है, लोह तत्व है, लोहा को क्या बोलते हैं हम, हीम बोलते हैं। और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। देखो, जब ये हीमोग्लोबिन कंप्लीट रूप से मिलके बन जाता है तो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वे ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। हम सांस लेते हैं नाक से, नाक से सांस लेते हैं, हवा पहुंचती है फेफड़ों में, और हमारा हृदय जो होता है रक्त को पंप करता है तो रक्त कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़ों में। और रक्त में क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाके पूरे शरीर में जहां जहां पर कोशिकाओं को आवश्यकता होती है वहां वहां तक पहुंचा देती हैं। बात सही में आ रही है आप लोगों को? अब यदि मान लो हीमोग्लोबिन में, मान लीजिए ये ग्लोबिन प्रोटीन नहीं है, ये कम पड़ गया, तो आरबीसी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी और ऑक्सीजन का सही तरीके से पूरे शरीर में संवहन नहीं हो पाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आप जानते हो ऑक्सीजन से क्या बनता है, एनर्जी बनती है। भाई जब हम भोजन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो श्वसन होता है, और श्वसन से क्या मिलता है हमको, ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, और उस ऊर्जा से ही हम सारे काम कर पाते हैं। तो सारा खेल काय का है, ऊर्जा का। ऊर्जा के लिए आवश्यक क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काय में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। तो यदि प्रोटीन की कमी हो गई तो खून की कमी हो जाएगी, लाल आरबीसी की कमी हो जाएगी। आरबीसी बनती है हीमोग्लोबिन से। इस प्रकार से हमें एक बीमारी हो जाएगी, कौन सी, एनीमिया। यह बीमारी खास तौर पे गर्भवती महिलाओं में और किशोरी लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है। गर्भवती महिलाओं में इसलिए क्योंकि उसके अंदर शरीर में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, और किशोरी लड़कियों में इसलिए क्योंकि वह सामान्यतः उनके किशोरी से तात्पर्य है कि साहब 12 से लेकर 18 साल के बीच की लड़कियां, क्योंकि उस समय उन लड़कियों के शरीर की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। शरीर का जब विकास बहुत तेजी से होता है तो उसमें समय खून की कमी हो जाती है, क्योंकि भोजन में हम उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, एनीमिया एक रक्त विकार है। ये सब आपके बुक में से ही पढ़ा रहा हूं मैं, आप बुक में निकाल लेना। आपके सामने बुक रखी तो बुक में निकाल लो, ये वाला पेज आपका पोषण वाला, सब बुक में से दिया है। ठीक है, बुक में मिल गया तुम लोगों को, है ना? तो बुक में निकाल लो ये सब, ये सब बुक में दिया हुआ है आपका। बुक इसलिए दिलवाई, और क्यों दिलवाई आपको, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि लाल रक्त कोशिका कहाँ से बनी होती है, ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। आ रही बात सही में आप लोगों को? जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है तो रक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। पर्याप्त मात्रा में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाती।
अतः ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन माना अंग, और अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनता है अंग, अंग से मिलकर बनता है शरीर। ठीक है। और एनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन कमी कैसे होती है? जब आरबीसी की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वही ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर में पहुंचाता है। ठीक है। और मनुष्य में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन कमी से यह रोग होता है। इसमें रोगी के शरीर में रक्त की कमी होने पर चक्कर आना, शरीर में झुर्रियां पड़ना, आंख के नीचे काले काले धब्बे पड़ना, ये सब लक्षण हमको हीमोग्लोबिन एनीमिया, रक्त अल्पता या खून की कमी में दिखाई देते हैं। यह एक प्रोटीन कमी से या लौह तत्व को, या तो ग्लोबिन ना हो तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, या फिर हीम ना हो, यानी लोहे की कमी से भी एनीमिया होता है और प्रोटीन कमी से भी एनीमिया होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब आगे देखते हैं। एक और बीमारी है क्वार्सियोरकर। देखो, दो बीमारियां प्रोटीन से बहुत ज्यादा होती है, एक क्वार्सियोरकर, एक होता है मरासमस। क्वार्सियोरकर वास्तव में क्या है? एक प्रकार का यह कुपोषण है। इसमें क्या होता है? बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है। बच्चे का पेट कितना बड़ा हो गया, और हाथ पैर इतने बिल्कुल अगरबत्ती मोमबत्ती जैसे हो जाते हैं। अफ्रीका में यह हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कि जहां पर खास तौर पे आप देखते होंगे अपने गांव में, जो सैरिया वगैरह गेहूं काटने आते हैं, देखें उनके बच्चे बड़े बड़े पेट होते हैं उनके, और उनके हाथ पैर बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। तो वास्तव में हुआ क्या कि उनको प्रोटीन की कमी हो गई और एक बीमारी हुई, इसका नाम क्या है? क्वार्सियोरकर। ठीक है। तो यह क्वार्सियोरकर बीमारी, यह रोग मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। यह रोगी का शरीर सूजकर बेडौल हो जाता है, मतलब पेट बड़ा हो जाता है। यह प्रोटीन की अत्यधिक हीनता से उत्पन्न विकार है। अत्यधिक बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन आहार में 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से देना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर 2 किलो का है तो 2 ग्राम प्रोटीन, 3 किलो का है तो 3 ग्राम प्रोटीन। समझ में आ रही मेरी बात? 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से हमको देना चाहिए। ये मात्रा कम हो तो बच्चे में इस रोग से पीड़ित हो जाता है। अगर आप इस मात्रा से प्रोटीन नहीं दे रहे उसको, तो उससे प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे हमको? बच्चे भोजन के प्रति अरुचि, बच्चा खाना नहीं खाएगा, और भूख ना लगना, बच्चे की वृद्धि रुक जाना, साथ में पेट या उदर को बाहर की ओर निकल आना, ये पेट उसका बाहर की ओर निकल आता है। चेहरे पर उभरी हुई आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पैर लंबे पतले व मुड़े होते हैं, माचिस की तीलियों के समान। बाल अपनी चमक खो देते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, और त्वचा गहरे रंग की हो जाती तथा चटक कर फटने लगती है। त्वचा में क्या आने लगती है? दरारें आने लगती हैं। ठीक है, जैसे सर्दियों में त्वचा फट जाती है ना हमारी, ऐसे फटने लगती है। अब इस रोग का क्या रोकथाम किया जाए, इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो अधिकांश बच्चों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार जैसे गेहूं, चना, मूंगफली, सोयाबीन, गुड़ का सम्मिश्रण जो आपको मिलता है, आंगनबाड़ियों में भी एक पोषक आहार मिलता है कि नहीं मिलता? जंतु प्रोटीन जैसे कि अंडा, दूध वगैरह, मांस, ये ना नियमित सेवन करने से इस रोग को ठीक किया जा सकता है। मतलब प्रोटीन युक्त आहार आप दोगे तो बच्चे को यह क्वार्सियोरकर रोग से उबारा जा सकता है। ठीक है, सही में आई बात आप लोगों को? देखिए आगे देखते हैं अपन। एक और रोग होता है जिसे हम बोलते हैं मैरास्मस। देखिए ये रोग जो है ये क्वार्सियोरकर है, और ये रोग जो है ये मैरास्मस है। ये दोनों ही रोग कैसे होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है, आपके बुक में भी चित्र दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, तो क्वार्सियोरकर और मरासमस, ये दोनों बीमारियां जो हैं ये कैसे होती हैं? प्रोटीन की कमी से होती हैं। क्वार्सियोरकर में क्या होता है? पेट बड़ा हो जाता है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। मरासमस में क्या हो जाता है? बच्चे को बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है, उसकी त्वचा पर बूढ़ों के जैसी झुर्रियां आ जाती हैं, जैसे उसके बिल्कुल दुबला हो जाता है, उसके हड्डे दिखाई देना, जैसे मतलब बचपन में बुढ़ापा आ जाता है। आपने एक फिल्म देखी होगी पा, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है पा, फिल्म का नाम अकेला पा है। उसमें अमिताभ बच्चन ने एक छोटे से बच्चे का रोल किया है। बच्चा जो है समय में बूढ़ा हो जाता है, मतलब जवानी नहीं आती, बचपन में ही सीधा बुढ़ापा आ जाता है। तो यह एक प्रकार की प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, देखिए
मरासमस एक प्रकार का प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है जिसमें प्रोटीन व आहार से प्राप्त संपूर्ण कैलोरी की हीनता होती है। सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में अधिक प्रभावित करता है। जो 1 साल छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मरासमस बहुत ज्यादा होता है। इसका मुख्य कारण अल्प आयु में माँ के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन व कम कैलोरी वाले भोजन का देना। यदि आप कम उसे बचपन में माँ का दूध नहीं पिलाओगे और अन्य चीजें खिलाने लगोगे तो ऐसी कंडीशन में यह मरासमस बीमारी देखने को मिलती, जिसका कारण प्रायः कम अंतराल में माँ का पुनः गर्भधारण करना है। यदि कम अंतराल में आपने दोबारा गर्भधारण कर लिया तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उस बच्चे को दूध उतनी मात्रा में, पहले वाले बच्चे को दूध उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा और इस कारण से बच्चे को मरासमस नाम की बीमारी हो जाएगी। अब जब ये मरासमस बीमारी होगी तो क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे? तो भाई हम शरीर की त्वचा ढीली होकर लटक जाना, झुर्रियां पड़ना। इसका मुख्य कारण भोजन में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों की कमी, जिसके कारण शरीर में संचित वसा व प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हो जाता है। जब आप प्रोटीन नहीं लोगे ऊपर से और ऊर्जा के भोजन कैलोरी की कम लोगे तो आपका जो शरीर में मांसपेशियां हैं वही पचने लगती हैं, वही शरीर को ऊर्जा देने लगती हैं। ठीक है, त्वचा के नीचे बसीय स्तर लुप्त हो जाने। हमारी त्वचा के नीचे जो चर्बी होती है, बसीय स्तर मतलब क्या? बसा का स्तर, स्तर माने लेयर, बसीय स्तर मतलब चर्बी की परत लुप्त हो जाने से पसलियां असमान रूप से दिखाई देने लगती हैं। ये हमारी पसलियां दिखाई देने लगती हैं। त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। हाथ पैर अत्यधिक पतले हो जाते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास बहुत ही मंद हो जाता है, बहुत ही धीमा हो जाता है। ठीक है, पाचन विकार व बार बार अतिसार यानी दस्त वगैरह उल्टियां बच्चे को होने लगती हैं। इस प्रकार से बच्चा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। यह बीमारी क्या कहलाती है? मैरास्मस कहलाती है। ठीक है, तो दो बीमारियां हैं, क्वार्सियोरकर और मरासमस। प्रोटीन कमी समझ में आ गई आपको। और हमने एक देखा था हमारा एनीमिया। अब मरासमस की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? तो रोकथाम के लिए वही कि साहब कम से कम प्रोटीन युक्त तो भोजन दें आप बच्चे के। अच्छा, अधिकतर रोगी शिशु बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार जैसे गेहूं, चना, मूंगफली, सोयाबीन, गुड़ मिश्रित गुड़ को मिलाकर के दूध, अंडा, मांस, मुर्गा, मछली प्रोटीन, जंतु प्रोटीन देकर विकार मुक्त किया जा सकता है। मतलब प्रोटीन युक्त भोजन दें, दालें खिलाएं, दालों को, है ना, या दूध दें, अंडा दें, इनसे प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा कायम पाया जाता है सोयाबीन, मशरूम में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी प्रोटीन होता है, अंडे में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी प्रोटीन होता है, मांस में भी प्रोटीन होता है, मछली का प्रोटीन बहुत सुपाच्य होता है। बताया था कल मैंने आपको। प्रोटीन की मात्रा का क्रम देखो, प्रोटीन काय में कितना प्रोटीन होता है। जैसे कि ये दिया है, शैवाल होता है क्लोरेला शैवाल, उसमें 70% तक प्रोटीन होता है। उससे कम काय में होता है स्पाइरुलिना शैवाल। शैवाल आप जानते हैं ना, नीलहरस शैवाल, चोई देखिए आपने पानी में, जो चोई कोई शैवाल कहा जाता है। पर अलग अलग प्रकार के शैवाल होते हैं। शैवाल में जब हम अगर हम बॉटनी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के शैवाल होते हैं। तो शैवाल में 70% क्लोरेला शैवाल में होता है, स्पाइरुलिना शैवाल में 65%। मशरूम होता है कवक, कुकुरमुत्ता देखा है, बड़े कुकुरमुत्ता को मशरूम कहते हैं, कवक फंगस, इसमें 52%। और फिर हम चूंकि इन चीज़ों को हम सामान्यतः नहीं खाते हैं, भाई मशरूम तो आजकल खाने भी लगे, मशरूम सब्जी बनने लगी है ना। सोयाबीन में 42 से 45 से 40% तक प्रोटीन होता है। पर सोयाबीन का जो प्रोटीन होता है वो आसानी से पचता नहीं। ठीक है, गोसिपन कपास की प्रोटीन है। कपास जो होता है ना, कपास, उसमें जो प्रोटीन उसे क्या बोलते हैं? गोसिपन प्रोटीन बोलते हैं, जो कीटनाशक की तरह कार्य करती है। फाइब्रोइन प्रोटीन कपास में मुख्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन है। और प्रोलेमिन्स प्रोटीन ये दालों में, ये वेरी मोस्ट है, ये मैंने कल ही बताया था आपको। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन, दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। एंटीबॉडी भी प्रोटीन से बने होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी। और कोई प्रोटीन बीटी जीन युक्त कपास में मुक्त होने वाला प्रोटीन है। अब बीटी कपास के बारे में मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता तो जिन पौधों में जीन्स को बदल देते हैं, जीन्स जानते हो ना, जीन्स क्या होते हैं? माता पिता से बच्चों में जो लक्षण पहुंचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं इन पर ही छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ये अगली माता पिता से बच्चों में लक्षणों को ले जाते हैं। अगर आप काले हो तो आपका बच्चा काला होगा, काय की वजह से होगा? क्योंकि आपके जीन्स उसमें गए हैं। अगर जब हम
किसी पौधे के जीन्स को मॉडिफाई कर दें, बदल दें, है ना, उसमें जीन तो था आपके बच्चे में काले होने का, हमने उसको हटा के उसमें काले को हटा के कौन सा जीन्स डाल दिया, गोरा, तो उसे कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाई। क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई। ऐसे कपास में हमने जब कपास को जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया, उसे क्या कहते हैं, बीटी कपास, तो उसमें काई प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन की मात्रा काय काय में कितनी होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई देखिए कि प्रोटीन की कितनी मात्रा में आवश्यकता, किस उम्र में कितनी मात्रा में प्रोटीन हमको चाहिए होता है। ये वेरी मोस्ट है, आपको इससे एक दो क्वेश्चन पक्के में बनेंगे। प्रोटीन की वास्तविक मात्रा क्या है, तो प्रोटीन की बात करें तो अगर आप एक वयस्क पुरुष हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन और महिला है तो 50 ग्राम प्रोटीन। ये तो सामान्य सी बात हो गई। लेकिन यदि आप धात्री अवस्था में हैं, मतलब आप अपने अभी बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है अलग अलग समय अलग अलग प्रोटीन की मात्रा चाहिए। जैसे ये तो है 50 ग्राम प्लस 25 ग्राम एक्स्ट्रा, बच्चे का उम्र बढ़ती जाएगी उस हिसाब से फिर आपका प्रोटीन मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, 18 ग्राम 15 ग्राम। अगर गर्भस्थ शिशु है तो भाई जो गर्भस्थ वाला शिशु से लेकर कितना 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से, और 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब एक शरीर का जितना वजन है प्रति किलोग्राम के लिए इतना 2.05 ग्राम प्रोटीन हमको चाहिए होता है। एक बालक की बात करें, बालक को अगर 1 से 3 वर्ष का है तो 22 ग्राम प्रोटीन दो, 4 से 6 वर्ष का है तो 30 ग्राम दो, 7 से 9 वर्ष का है तो 41 ग्राम दो। लड़कों लड़कियों की बात करें अगर हम, तो लड़के के लिए करें 10 से 12 साल लड़कों को 54 ग्राम प्रोटीन, 13 से 15 वर्ष के बच्चे के लिए 70 ग्राम, और 16 से 18 वर्ष के लड़के के लिए 78 ग्राम, 70-78 ग्राम। ठीक है, और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में 47 ग्राम, लड़कियों को 13 से 15 वर्ष में 65 ग्राम, और 16 से 19 वर्ष में 68 ग्राम। तो ये अलग अलग अवस्था में हमको प्रोटीन चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ना, ये चीज़ आपको बड़ी गड्ढ करेंगी। देखिए हम इसमें आगे बढ़ें इससे पहले, बसा को पढ़ने से पहले जरा हम कैलोरी की बात कर लेते हैं। देखिए हमने कुछ इसमें स्लाइड छोड़ के आए थे, जरा यहां से हम वापस देखते हैं कि प्राणी सम पोषण के महत्वपूर्ण चरण, प्राणी सम पोषण के लिए कौन कौन से चरण होते हैं। मतलब इसमें क्या कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन, क्योंकि हम इसको पाचन तंत्र के अंतर्गत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जब हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं तो हमें जो तो पता होनी चाहिए ना कि भैया भोजन में हम कोई चीज़ खाते हैं तो वह कैसे पचती है, वो कहाँ से शरीर तक पहुँचती है। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, आहार नाल ये इसका मुख है, और यहाँ क्या होती है, आमाशय। क्या है ये, आमाशय। ठीक है, और आमाशय के बाद ये इस तरीके से घूमती है पक्वाशय, और ये होती है हमारी छोटी आंत। क्या होती है, छोटी आंत। ठीक है, और यहां से हमारी ये इस तरीके से होती है बड़ी आंत। ठीक, ये हमारी क्या है, आहार नाल। आहार नाल, ये हमारा क्या है, आमाशय। ये हमारी है छोटी आंत, छोटी आंत। ये हमारी क्या है, बड़ी आंत। दोनों क्या है, आंत है। यहाँ पर हमारा एक और अंग होता है जिसे हम बोलते हैं, एक पतली पत्ती नुमा होता है, इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। और यहाँ पर एक अंग और होता है जिसे हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। ये हमारा है यकृत, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में लीवर। इसके नीचे ही होता है पित्ताशय। क्या होता है, पित्ताशय। ये आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ सामान्य समझ लीजिए। कोई भी चीज हम
हम खाते हैं तो उसके 5 चरण होते हैं। सबसे पहले वो मुख में ली जाएगी तो इसे हम बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। और वो कहाँ पहुंचती है? हमारी आमाशय में। यहाँ से शुरू हो जाती है पचने की प्रक्रिया। क्या कह रहा है? पचने की प्रक्रिया। क्योंकि आमाशय में बहुत सारे रस निकलते हैं, जैसे कि HCl निकलता है, जठर रस निकलता है ना, पेप्सिन निकलता है। तो अलग अलग एंजाइम निकलते हैं जो अलग अलग तत्वों को पचाते हैं, है ना। जैसे प्रोटीन को पेप्सिन, है ना। ऐसे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो यहीं यहीं से पचना शुरू हो जाता है। लाइपेज, एमाइलेज वगैरह हमारे एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन लार में पाया जाता है। ये आगे पढ़ेंगे, घबराना मत। तो फिर जब यहाँ आ जाता तो दूसरा चरण शुरू हो जाता है, इसे बोलते हैं हम क्या? पाचन। आमाशय में और पक्वाशय में यहाँ तक चलता है क्या? पाचन। हो गया पाचन। और उसके बाद में भोजन जब आगे पहुंचता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण होता है। मतलब यहाँ पर विली नाम की हमारी संरचना होती है उंगलियों के समान, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पचे हुए भोजन में से, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो पच के क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। प्रोटीन खाया तो पच के क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल। बसा खाया तो पच के क्या बन जाएगा? ग्लिसरीन। समझ रहे हैं मेरी बात? तुम कुछ भी खा लो, किसी भी रूप का प्रोटीन खा लो, आखिर में उसे क्या बनना है? अमीनो अम्ल बनना है पच के। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट खा लोगे, रोटी खाओ, शक्कर खाओ, कुछ भी खाओ, सुक्रोज खाओ या फ्रक्टोज खाओ, कोई सा कार्बोहाइड्रेट खाओ। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कितने प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं, आप लोग अगर नहीं भी आए थे तो घर पे जाके देख लेना अच्छे से, एक दोबारा देख लेना। मैं पूरे वीडियो डलवा रहा हूँ अभी शुरुआत के, जिससे कि भाई आने वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। बीच बीच में तो आते जाते हैं, बने रहते हैं, तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है। आप लोग ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप अपने यूट्यूब पे पूरी क्लास की वीडियो है, क्लास 1 से। अभी भी 2-3 दिन तक और हम वीडियो डालते रहेंगे, जैसे कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को, ठीक है। तो आप रिवीजन भी करते चलो। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर आप लोग मक्कारी मारोगे तो फिर तो समस्या बड़ी गंभीर हो जाएगी। तो भैया यहाँ पर अपशोषण हुआ और सोख करके उस पचे हुए भोजन को कायम मिला दिया रक्त में। अपशोषित करके कायम मिला दिया रक्त में। और रक्त उस पचे हुए भोजन को, यानी कि ग्लूकोज को, अमीनो अम्ल को, ग्लिसरीन को, यही पच गया था, यही बना था पच के। इसको कहाँ ले जाएगा? हमारी कोशिका के पास। ये मान लीजिए कोशिका, इसको कौन ले आया? रक्त ले आया। और कोशिका में इन ग्लूकोज से, इन अमीनो अम्ल से या इन ग्लिसरीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से कोशिका बनेगी, ग्लूकोज से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के श्वसन होगा और एनर्जी मिलेगी हमको, एनर्जी से हम काम करेंगे, ठीक है। बसा हमारी त्वचा के नीचे जमा हो जाएगी चर्बी के रूप में, गुड कोलेस्ट्रॉल बनेंगे, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो भैया इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण हो गया। अब भाई जो कुछ पच के जो कुछ मटेरियल बच गया वो पहुंच जाता है काय में? बड़ी आंत में। काय में पहुंच जाता है? बड़ी आंत में। और ये हमारा क्या है? मलाशय। क्या है? मलाशय। बड़ी आंत में ये जो अपचित भोजन है, जो जैसे कि फाइबर वगैरह, रेसे या कुछ ऐसा मटेरियल जो नहीं पच पाया, एक्स्ट्रा पानी वगैरह, वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और ये इस गुदा से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे घटनाओं कहते हैं मल परित्याग। क्या कहते हैं? मल परित्याग। समझ में आ रही क्या मेरी बात आपको? तो ये 5 चरण हैं, 1 2 3 4 5, इनमें पूरे पाचन की प्रक्रिया होती है। अब कोई भी मटेरियल आएगा, चाहे तो वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जो कुछ भी है, सब इसी प्रक्रिया से गुजरता है। तो इसी को यहाँ पर समझाया गया था। देखिए, पहला अंतःग्रहण, भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतःग्रहण। पाचन, ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से रासायनिक क्रिया द्वारा तरल सरल छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज बनना, प्रोटीन का अमीनो अम्ल बनना, बसा का ग्लिसरीन बनना, ये बड़े अणु का छोटे अणु में तोड़ देना, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो कहाँ पर होता है? आमाशय, पक्वाशय में, है ना। फिर इसके बाद में क्या होता है? अवशोषण। कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। जो मटेरियल कोशिका में पहुंच गया उसको अंगों तक पहुंचा देना।
कोशिका के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। ग्लूकोज से एनर्जी मिलना, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बन के कोशिकाओं का निर्माण होना, और लास्ट में बहिष्करण या मल परित्याग। वह बहिष्करण मतलब बाहर निकालना। मल के रूप में अनपचे भोजन को गुदा एनस के द्वारा शरीर से बाहर त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। बात सही में आप लोगों को? भोजन उसके अवयव क्या है? भोजन में पोषक पदार्थ हैं, भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव कार्य करने के लिए या वृद्धि करने के लिए, ऊतक की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है या खाता है। तो भोजन किसे कहते हैं? भाई वे पदार्थ हैं भोजन जिनसे हमारे शरीर का, हम कोई भी काम करेंगे तो एनर्जी चाहिए, वृद्धि करना है, छोटे बच्चे को बड़ा होना है, कोई घाव माव हो गया उसकी मरम्मत होनी है, घाव को भरना है, ठीक है। भोजन को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। ऊर्जा प्रदान करने वाले आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले आप जानते हैं प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं। प्रोटीन शरीर बनता है, लोहा कैल्शियम फास्फोरस बनता है। और रोगई क्षमता वाले पदार्थ आपको बताया था मैंने कि जो विटामिन वगैरह होते हैं वो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा था। अब ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो भाई हमने कहा साहब कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो गेहूं से, या हमने कहा साहब तेल से। आपको बताया था मैंने 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से बताया था मैंने आपको 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन की बात करूं मैं, प्रोटीन से मिलती है 4 से 5 किलो कैलोरी। मुख्यतः ऊर्जा शरीर हमारी ऊर्जा 60 से 65% ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दूसरे नंबर पे कहाँ से मिलती है? वसा से मिलती है। और जब ये दोनों चीज ना हो तब अंतिम कंडीशन में क्या बचता है? प्रोटीन बचता है। समझ आ रही मेरी बात? प्रोटीन वैसे नहीं बचता। प्रोटीन निर्माण का शरीर का निर्माण करना होता है। देखिए तेल मतलब वसा हो गया, प्रोटीन चपाती रोटी या वसा आलू वगैरह सब, इन सब से हमको जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा इनसे ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन प्रोटीन का मुख्यतः काम क्या होता है? शरीर का निर्माण करना। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। ये दो ना हो तब क्या, तब फिर प्रोटीन का काम होता है। समझ आई मेरी बात? आगे देखें, शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ क्या है भाई? जैसे खनिज हैं, खनिज मतलब लोहा कैल्शियम फास्फोरस, ठीक ठीक है। प्रोटीन और जल खनिज से बनता है, हड्डियां कैल्शियम से बनी है, प्रोटीन से हमारी कोशिकाएं बन रही है। और शरीर का 60 से 70% हिस्सा काहे से बना है? पानी से बना है। सबसे सबसे शरीर में क्या होता है? पानी होता है ना। अब खनिज कहाँ से मिलेगा आपको? चना से मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, अंडे से कैल्शियम मिल जाएगा। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मछली से मिलेगा, दालों से, मूंगफली पेनेट्स वगैरह से मिल जाएगा। जल कहाँ से मिल जाएगा? पानी सीधा पी लो, दूध में भी पानी, हर चीज में पानी होता है। ककड़ी में 90% पानी होता है, टमाटर में 85% पानी होता है, दूध में पानी होता है, उसमें पानी होता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले पदार्थ कौन कौन से भैया? भाई जिनमें खनिज हैं। भाई मैंने कहा कि साहब अगर आप लोहा आपके शरीर में कम हो गया तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा, तो आपको रोग से बचा रहा है लोहा। कैल्शियम कम हो गया, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए खनिज या विटामिन्स, विटामिन्स आपको कैसे मिलेंगे? जैसे नींबू से, है ना, या संतरा से विटामिन सी मिलता है, गाजर से विटामिन ए मिलता है, आम से विटामिन ए मिलता है, पपीता, आंवला, आंवला में सबसे विटामिन सी होता है। आंवला में सबसे विटामिन कौन सा होता है? सी। खट्टे फलों में और आंवला में सबसे विटामिन कौन सा होता है? सी होता है। और ये बात सेम है। तो विटामिन अलग अलग, विटामिन ए बी, है ना, सी डी ई के, अलग अलग विटामिन होते हैं। विटामिन को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आप, रोग रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, वेरी मोस्ट आपके सिलेबस में दिया है। मैंने क्या कहा था आपको? हमने जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा था। एक कहा था मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व मैंने जो आपसे कहा था वो आप बताए थे मैंने आपको 3। कौन कौन से थे? जिसमें एक था हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था हमारा वसा, और तीसरा था हमारा प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। और दूसरे मैंने बताया था क्या? गौण। गौण का मतलब होता है जिनकी मात्रा हमको कम चाहिए होती है। उनमें क्या था? उनमें विटामिन था, है ना, उनमें विटामिन था, उनमें क्या था? खनिज थे, और रेशा फाइबर भी था। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, संतुलित आहार हेतु माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्रस्तावित मात्रा
अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा संतुलित आहार ग्रहण किया जाए। संतुलित का मतलब होता है ऐसा भोजन जिससे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, वसा भी मिले और उसे विटामिन और खनिज लवण, रेशे, जल सब कुछ मिलना चाहिए जितनी की शरीर को आवश्यकता है। ऐसे भोजन को हम कहते हैं संतुलित आहार। ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक पदार्थ जो जीवों द्वारा बड़ी मात्रा में पोषण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मुख्य पोषक तत्व। लिपिड का मतलब वसा ही होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, ये देखो, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब मुख्य और माइक्रो मतलब गौण। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे तत्व हैं जो मनुष्य को अन्य जीव द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, ये सब क्या हो गए, खनिज। ये सब क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, खनिज हैं। ठीक है, तो हमने कहा तो मेन तो हमारे क्या हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, और कम हमारे खनिज या विटामिन हो गए। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट का है कैलोरी का। आपको मैंने बताया था कि हमारे शरीर में हमको चाहिए क्या, ऊर्जा। इसके लिए हम क्या लेते हैं, भोजन। क्या लेते हैं, भोजन। अब जो ऊर्जा हमको मिलती है वो किस रूप में मिलती है, वो मिलती है हमें कैलोरी के रूप में। देखो, ऊर्जा को हम जूल में भी नापते हैं, पर ऊर्जा का जो एक व्यावहारिक मात्रा का वो क्या है, कैलोरी। क्या है, कैलोरी। कैलोरी में कैसे नापते हैं, ऊर्जा को नापते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए कैसे नापते हैं, आप समझिए कि कैलोरी क्या चीज है। जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम जल है, क्या है, 1 ग्राम जल है, पानी है, जिसका तापमान है पानी का 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 14 डिग्री है, कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। अब मुझे इस पानी के तापमान को कितना करना है, 15 डिग्री सेल्सियस करना है। कितना करना है, मतलब मुझे 1 डिग्री सेल्सियस ताप की क्या करना है, वृद्धि करना है। कितना तापमान बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जल को क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। मतलब क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा ना। तो क्या करूंगा, मैं गैस पे रखूंगा। मैंने 1 ग्राम पानी लिया जिसका तापमान पहले कितना था, 14 डिग्री था, और मैंने गैस को कर दिया चालू और पानी में डाल दिया थर्मामीटर। जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, मैंने गैस को कर दिया बंद, और मैंने नाप लिया कि कितनी गैस खत्म हो गई। तो उस गैस को ही क्या, उस गैस की मात्रा को क्या कहेंगे हम, 1 कैलोरी। क्या कहेंगे, बात सही में आई मेरी। 1 कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम जल के तापमान को 14 से 15 डिग्री करने में व्यय हुई ऊर्जा, खर्च हुई ऊर्जा, क्या कहेंगे उसे, 1 कैलोरी। सही में। अगर इसी के स्थान पे हम उस पानी की मात्रा को 1 किलो कर दें, 1 लीटर कर दें, कितनी कर दें, 1 लीटर, तो वो मात्रा क्या हो जाएगी, 1 किलो कैलोरी। क्या हो जाएगी, बात सही में आ रही है मेरी। अगर 1 ग्राम जल था, उसके तापमान को देखो, ध्यान रखना ना, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर ठंडा पानी होगा तो उसको गर्म करने में ज्यादा ऊर्जा व्यय होगी, और गर्म पानी अगर हुआ 30-35 डिग्री तापमान होगा तो वो जरा में गर्म हो जाएगा। इसलिए तापमान क्या है, 14 डिग्री है, उसको कितना करना है, 15 डिग्री करना है। उसमें जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसे क्या कहेंगे हम, 1 कैलोरी। और जल की मात्रा 1 किलो है तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कैलोरी में हम किसे मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती कैसे, कार्बोहाइड्रेट से, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। अब श्वसन प्रक्रिया आप अच्छी तरीके से समझते हैं क्या होता है भाई। आप भोजन में क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, C6H12O6, ये काय का सूत्र है, ये सूत्र है ग्लूकोज का। क्या सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र भैया ये। ठीक है, और हम साथ में क्या, नाक से सांस लेते हैं, सांस में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो बनता क्या है, H2O माने पानी, और साथ में क्या बनता है, CO2। क्या बनती है, CO2। इस H2O पानी को हम शरीर से मूत्र के जरिए, पसीने के जरिए बाहर निकाल देते हैं, और ये CO2 को हम नाक के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। पर और इसमें क्या बनता है, और बनती है इसमें क्या, ऊर्जा। क्या बनती है, ऊर्जा। ऊर्जा बनती है ATP के रूप में। क्या रूप में बनती है, ATP के रूप में। ये याद रखेंगे आप, ऊर्जा बनती है क्या रूप में, ATP के रूप में। इस ऊर्जा का उपयोग हम काम करने में, बोलने में, लड़ने में, पढ़ने में कर लेते हैं।
तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? इस प्रक्रिया को हम नाम क्या देते हैं? श्वसन। क्या देते हैं? श्वसन। और ये प्रक्रिया होती कहाँ पर है? कोशिका के अंदर होती है। कहाँ होती है? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कायम होती है माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया होती है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस। ठीक है। अब देखिए, कैलोरी। कैलोरी आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमारी दिनचर्या, शारीरिक गतिविधि, मानसिक कार्यों को संचालित रखने के लिए आवश्यक होती है। बिना ऊर्जा के तो कुछ नहीं होता, चाहे शारीरिक काम हो या मानसिक काम हो। सो भी रहे हो तब भी दिल धड़क रहा है, उसको भी चाहिए एनर्जी। लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, ब्रेन काम कर रहा है। ऊर्जा कैलोरी के माध्यम से हम खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है। यदि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती तो हमें थकावट हो और कमजोरी और भिन्न अवस्था, अब विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। कैलोरी की मात्रा तय करते समय व्यक्ति की आयु, लिंग, जलवायु, पर्यावरण, आकृति, शारीरिक प्रक्रिया की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। अलग अलग आयु के व्यक्ति को अलग अलग लिंग, लड़के लड़की, जलवायु का, एक आदमी दिन भर माली कर रहा हुआ है, एक दिन भर सो रहा हुआ है, दोनों का बराबर कैलोरी की आवश्यकता होगी क्या? नहीं ना। गर्भवती महिला है, सामान्य महिला है, तो बराबर कैलोरी की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी ना। तो बात यही है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपको याद रखना है भैया कि कैलोरी की प्रस्तावित मात्रा, कैलोरी की प्रस्तावित मात्रा पुरुषों के लिए, यदि कोई पुरुष काम कर रहा है, हल्का काम कर रहा है, साधारण काम कर रहा है, भारी काम कर रहा है, हल्का काम करता है तो 2425 कैलोरी, साधारण काम करता है तो 2825 कैलोरी, और भारी भरकम माली जैसा काम कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, तो 3800 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से चाहिए होगा। ये किसकी बात हो गई? पुरुषों की। साधारण काम, हल्का काम 2400 है ना, 2400, 2800 और 3800 ऐसे याद कर लो आप। 25 का लापड़ा रहने दो। ठीक है, पर याद करना पड़ेगा। महिला है, यदि हल्का कार्य करती है तो 1875, साधारण कार्य करती है तो 2225, भारी कार्य करती है तो 2925, और यदि गर्भवती है तो उसको इसमें 300 और ऐड कर दो। गर्भवती है तो 300 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यदि धात्री अवस्था में है, बच्चे को दूध पिला रही है और 0 से 6 महीने में, 6 महीने तक का बच्चा है उसका, तो उसे प्रतिदिन 550 कैलोरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और अगर शिशु का 6 महीने, अगर शिशु की बात करें, शिशु को 6 महीने का 6 महीने तक उसे 108 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा चाहिए, अगर शिशु की बात करें तो। और अगर 7 से 12 महीने का है तो उसे 980 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। बात सही में आ रही है? तो ये काय की बात कर रहे हैं हम? कैलोरी की। अगर हम बालक की बात करें तो बालक को 1 से 3 वर्ष में 1240 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है, और 4 से 6 वर्ष में 1690 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है, 7 से 9 वर्ष में 1950 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। ये बात हो रही है लड़कों की। अगर बात छोटे बालक की, यदि उम्र बढ़ जाए तो फिर बात करें तो 10 से 12 वर्ष में 2190, 13 से 15 में 2450, 18 से 16 से 18 में 2640। लड़कियों की बात करें तो 10 से 12 वर्ष में 1970 लड़कियों को, और 13 से 15 में 2060, और 16 से 18 में 2060 कैलोरी प्रतिदिन लड़कियों को चाहिए होती है। तो ये कैलोरी का चार्ट है, किस अवस्था में किसको कितनी कैलोरी चाहिए होती है। कुछ चीज समझ में ना आई हो तो मेरे को बताओ, बाकी आपको ये आप केवल याद करना है। ये मैं कल आपसे पूछूंगा। यहाँ की हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट से, अब हम इसको यहाँ रोकते हैं, कल हम पढ़ेंगे बसा। देखो आप एक बात ध्यान सुनिए,